हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप लोगों का कल 23 जुलाई को महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ यूनिवर्सिटी में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए के सेकंड सेमेस्टर वाले सभी बच्चों का को करिकुलर कोर्स का पेपर है और आपके पेपर का नेम है ह्यूमन वैल्यूज़ एंड एनवायरमेंटल स्टडीज़। दोस्तों, इस क्लास के पहले मैं 4 क्लास अपलोड कर चुकी हूँ, आप उनको ज़रूर देख लीजिएगा। ये आपकी 5वीं क्लास है और इस क्लास में मैं आपको पूरे 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ कराऊंगी। आप इनको करके ज़रूर जाइएगा। इनमें मैंने वो क्वेश्चन लिए जो आपके पेपर में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए हैं या जिनकी संभावना है कि कल आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं। मैंने आपकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से सिलेबस डाउनलोड किया है और फिर ये सारे क्वेश्चन मैंने टाइप किए हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और आपकी यूनिट वाइज है। सीरियल ऑर्डर मैंने इसमें नहीं बिगाड़ा है। आपकी यूनिट देखिए, फिर जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूनिट वाइज बन रहे हैं वो सब मैंने आपको इसमें करा दिए हैं। इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें आपकी सारी यूनिट एक वीडियो में हो जाएंगी, इसलिए इसका नाम भी मैंने क्या रखा है, ज्वाला क्लास। इसलिए आप इसको करके ज़रूर जाइएगा और आपको वीडियो ढूंढने में कहीं दिक्कत नहीं होगी। जो ये 4 क्लास मैंने कराई है, इनकी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, कमेंट बॉक्स में पिन कर दूँगी, तो आप लोग आराम से देख लीजिएगा। और मैं इसकी अलग से प्लेलिस्ट भी बना दूँगी, तो आप प्लेलिस्ट वाले फोल्डर में जाइएगा। सबसे ऊपर आपको पहले नंबर पर मिल जाएगी चैनल में, उसमें लिखा होगा आपका को करिकुलर सेकेंड सेमेस्टर। अब चलिए चलो अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। दोस्तों, ये मैंने कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट अधिनियम लिखे हैं, ये सिर्फ आपके साथ है। इसके बाद आप खुद देख लीजिए, सिर्फ आपके एमसीक्यूज़ ही एमसीक्यूज़ हैं, लेकिन ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट अधिनियम है। इनसे क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है और यकीन मानिए कि इन 7 से कल आपके पेपर में एक क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा। अब आप सबसे पहले इन अधिनियम को देख लीजिए। सबसे पहला है आपका वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में ये आपका आया था। फिर आपका सेकंड नंबर पे है जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम। इसमें आपसे पूछता कैसे कि आपको ये लिख देगा, फिर पूछेगा कि आप किस सन में ये आया था, तो आपको पता होना चाहिए 1974। फिर आपका थर्ड नंबर पे है वायु प्रदूषण रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम, 1981। फिर आपका है वन संरक्षण अधिनियम, 1990। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986। 6 नंबर पे आपका है जैव विविधता अधिनियम, 2002। फिर आपका है राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको ज़रूर देख लीजिएगा। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है बोध और समझ के परिणाम क्या है। आंसर देखिए, ऑप्शन बी आपका नैतिक मूल्य। जब किसी व्यक्ति में बोध और समझ होती है तभी वो नैतिक मूल्यों को अपनाता है। नैतिक मूल्य में आपकी क्या आती है, ईमानदारी, सच्चाई, ये सब। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है गांधी जी के अनुसार अहिंसा के सार्वभौमिक मानवीय मूल्य को डैश स्तरों में विकसित किया जाना चाहिए। किन किन स्तरों में किया जाना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, व्यक्तिगत स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। इसलिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है संबंधों के लिए मूल्य महत्वपूर्ण है। इनमें शामिल है आपका क्या, ऑप्शन सी अखंडता और चरित्र। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ। अभी मैंने आपको ऊपर कराया था, ऑप्शन फर्स्ट आपका 1972। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम कब लागू हुआ। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1974 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कब स्थापित हुआ था। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 1974 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है मॉनिट्रल प्रोटोकॉल कब लागू हुआ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको रट लीजिएगा। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1987 में। अब आप देख लीजिए कि जो आपका मॉनिट्रल प्रोटोकॉल है ये संबंधित किससे है। तो मॉनिट्रल प्रोटोकॉल एक ऐतिहासिक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण संधि है जिसे 16 सितंबर 1987 को पृथ्वी की ओजोन परत की रक्षा के लिए अपनाया गया था। इसमें जितने आपके बड़े बड़े देश हैं, जैसे आपका अमेरिका हो गया, इन सब ने एक संधि करी थी जिसमें कहा था कि जो पृथ्वी की ओजोन परत है उसकी हम सुरक्षा करेंगे। इसके लिए जो हानिकारक गैसें हैं वो कौन कौन सी हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो गई, हेलोन हो गई। इन्होंने कहा था कि इनका जो उत्पादन है वो हम लोग कम से कम करेंगे या कि ना के बराबर करेंगे। ये सभी गैसें आपकी प्रतिबंधित हो गई थी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है वायु प्रदूषण तथा प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया गया। तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1981। देखिए दोस्तों, 99% तो सिर्फ आपका ये सन पूछता है, लेकिन एग्जामिनर अगर चाह रहा है कि हम कठिन पेपर बनाएंगे तो ये आपसे डेट भी पूछ लेगा, तो आप एक बार डेट भी देख लीजिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है भारतीय वन अधिनियम कब लागू हुआ। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, 21 सितंबर 1927। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 कब लागू हुआ।
वैसे तो इस क्वेश्चन में आपसे सिर्फ सन ही पूछते हैं कि राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कब लागू हुआ, तो आप कहेंगे 2010 में। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर आपसे डेट भी पूछ लेता है, इसलिए इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 18 अक्टूबर 2010। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जल किसका एक उदाहरण है। वैसे इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, अजैविक कारक। लेकिन आपसे क्वेश्चन में कुछ और भी दे सकता है, इसलिए आप अजैविक कारक और जैविक कारक को ही समझ लीजिए। तो दोस्तों सबसे पहले तो आप ये समझिए कि जो आपका पर्यावरण अध्ययन है यानी कि एनवायरमेंट स्टडी, उसमें आपका पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों को दो मुख्य भागों में बांटा गया है। पहला है आपका अजैविक कारक, दूसरा है आपका जैविक कारक। अजैविक कारक में आपके पर्यावरण के जितने भी निर्जीव भौतिक घटक हैं वो सब आते हैं, जैसे आपका जल, हवा, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, तापमान, जो जीवों को आपका प्रभावित करते हैं, यानी जो आपके सजीव जीव हैं उनको जो प्रभावित करते हैं वो आपके अजैविक कारक में आते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन में क्या पूछ सकता है पेपर में कि मिट्टी आपका किसका उदाहरण है, तो आप बता पाएंगे अजैविक कारक का। अब आप देखिए कि जैविक कारक क्या है आपके। तो जैविक कारक में आपके पर्यावरण के सभी सजीव घटक आते हैं, जैसे आपके पेड़ पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव। तो आपसे पेपर में क्या पूछ सकता है कि जानवर आपका किसका एग्जाम्पल है, तो ऑप्शन में आपको देगा जैविक कारक और आप जैविक कारक में टिक करके आएंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको अजैविक कारक और जैविक कारक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण प्रबंधन से तात्पर्य है क्या। ऑप्शन फर्स्ट आपका पर्यावरणीय घटकों के मध्य संतुलन स्थापित करना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जीवी पंत हिमालयी पर्यावरण एवं विकास संस्थान भारत सरकार ने कहाँ स्थापित किया है। तो सबसे पहले आप जीवी पंत का फुल फॉर्म समझ लीजिए, गोविंद बल्लभ, याद रखिएगा। और इसे उत्तराखंड के अल्मोड़ा शहर में कोशी कटारवल में स्थापित किया गया है। सबसे पहले आप देखिए किस राज्य में है, तो आपका ये उत्तराखंड है। उत्तराखंड के आपके अल्मोड़ा में है ये। आपको ऑप्शन में उत्तराखंड भी दे सकता है, अल्मोड़ा भी दे सकता है और कोसी कटारमल भी दे सकता है, तो आप याद रखिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कौन सा जलमंडल पर विकास गतिविधियों के प्रभाव का एक उदाहरण है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, जल प्रदूषण। आप सोच रहे होंगे वायु प्रदूषण भी तो हो सकता है, तो हो सकता है, लेकिन ज़्यादा सही आंसर इसका ऑप्शन डी है, जल प्रदूषण, क्योंकि यूनिवर्सिटी ने आपका यही माना है। विकास गतिविधियों जैसे औद्योगिकरण, कृषि में रसायनों का बढ़ता उपयोग और शहरीकरण का जलमंडल पर सीधा प्रभाव पड़ रहा है और जो बहुत विनाशकारी है, जिसका परिणाम स्वरूप आपका जल प्रदूषण हो रहा है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की कौन सी धारा वेतन, भत्ते तथा सेवा के अन्य नियमों एवं शर्तों से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010 की धारा 9। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर ध्यान दीजिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, एनजीटी द्वारा 1 फरवरी से गंगा नदी के किनारे गोमुखी से हरिद्वार तक किस सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, प्लास्टिक। मैंने फैक्ट लिख दिया, आप इसको पढ़ लीजिए। सिंगल यूज प्लास्टिक पे उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसमें आपका प्लास्टिक की बोतलें, प्लेट, गिलास, थाली, चम्मच ये सब शामिल है। और जो आपका ऑप्शन सी पीयूसी है, ये आपका वाहन प्रदूषण से संबंधित है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, एनजीटी का पूरा नाम क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, 25 मार्च 2017 को पर्यावरण पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, एनजीटी। इसका आप फुल फॉर्म देख लीजिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता सूचकांक क्या बताता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, ये मुख्य रूप से आपका वायु में सल्फर की मात्रा को मापता है। लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिए, जरूरी नहीं है कि आपके पास ऑप्शन में सल्फर ही दे, क्योंकि वायु गुणवत्ता सूचकांक मुख्य रूप से 8 प्रमुख गैसों को मापता है। देख लीजिए उनमें कौन कौन है, कण पदार्थ PM 2.5 और PM 10। आपके पास ऑप्शन में ये बहुत देता है कि PM 2.5 और PM 10 किससे संबंधित है, तो आप कहेंगे वायु गुणवत्ता सूचकांक से। फिर आपका इसमें दूसरी गैस है ओजोन। फिर आपकी तीसरी है कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर है आपकी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आपका सीसा जैसे PB भी कहा जाता है। फिर आपकी है अमोनिया। इन 8 को आप याद कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में आपको कोई भी दे सकता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन ताजमहल को पीला करने के लिए उत्तरदायी है। तो ऑप्शन आपका डी एकदम सही है, सल्फर डाइऑक्साइड। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता को मापते समय निम्नलिखित में से किस प्रदूषक पर विचार किया जाता है। तो अभी मैंने आपको ऊपर 8 बता दी हैं, अब बताइए कौन कौन है इसमें। इसका राइट आंसर आ, बा, सा तीनों है, इसलिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी।
CO बी, OB, PM 2.5 बी, NH, PM, PB, NO, SO ये सारी गैसें आपकी आती हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, वायु गुणवत्ता सूचकांक की किस श्रेणी का मानव स्वास्थ्य पर सबसे गंभीर प्रभाव पड़ता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, 401 से 500। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, चक्रीय अर्थव्यवस्था आपका क्या है? तो चक्रीय अर्थव्यवस्था का राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, पुनर्चक्रण का पर्याय है आपका। अब आप एक बार देख लीजिए चक्रीय अर्थव्यवस्था है क्या। ये बहुत आपसे क्वेश्चन में पूछता है, क्योंकि चक्रीय अर्थव्यवस्था से आपके 1 से 2 MCQs आ जाते हैं। सबसे पहले आप इसको समझ लीजिए कि ये है क्या। तो चक्रीय अर्थव्यवस्था आपकी एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसका उद्देश्य कचरे को न्यूनतम करना और संसाधनों का निरंतर उपयोग करना है। यानी कि जो आप कचरा निकालते हैं उसका भी ये उपयोग करना चाहता है कौन? चक्रीय अर्थव्यवस्था, जिससे कि पर्यावरण पे आपका कम से कम कूड़ा करकट इकट्ठा हो। ये आपका पारंपरिक रैखिक अर्थव्यवस्था लो बनाओ उपयोग करो फेंको के विपरीत है। यूज एंड थ्रो आपने नहीं सुना है, तो ये यूज एंड थ्रो से बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि यूज एंड थ्रो में क्या होता है, हम लोग इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों को फेंक देते हैं। लेकिन जो चक्रीय अर्थव्यवस्था है वो फेंकी हुई चीज़ों को फिर से उपयोग में लाता है। अब आप देखिए कि चक्रीय अर्थव्यवस्था के मुख्य रूप से 3 सिद्धांत है। इससे MCQs बहुत बनता है। इसमें आपको दे देगा पेपर में कि 3R का मतलब क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। 3R का मतलब है रिड्यूस यानी कम करना, रीयूज यानी कि पुनः उपयोग करना, और रिसाइकिल यानी कि पुनः चक्रण करना। तो दोस्तों याद रखिएगा 3R आपका क्या है? रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अब चलिए हम लोग अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सतत विकास की आधुनिक अवधारणा किस पर अधिक ध्यान केंद्रित करती है? तो ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी, आर्थिक विकास पे, सामाजिक विकास पे और पर्यावरण संरक्षण पे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो ऑप्शन सी आपका 1980 में। दोस्तों मैं आपको एक क्वेश्चन करा देती हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर कराया है उसमें एक क्वेश्चन का आंसर गलत बता दिया था। अब आप उसका आंसर देख लीजिए, इसलिए मैंने उसको सबसे अलग लिख के रखा है, और स्टार्टिंग में इसलिए बता दे रही है क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो वीडियो को पूरा नहीं देखते, तो फिर उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा अगर उन्होंने ये पढ़ा होगा। ये आपका एक पेपर में क्वेश्चन नंबर 17 है जो मैंने गलत बता दिया था। इस क्वेश्चन को देख लीजिए, मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित है। मैंने इसका राइट आंसर आपको पेपर में मूल्य बताया था, लेकिन वो गलत है। उसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, नैतिकता। इस पर ध्यान दीजिएगा, मानव व्यवहार के अच्छे और बुरे पहलुओं से संबंधित है क्या? ऑप्शन सी आपका, नैतिकता। अब चलिए हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। कौन सा क्वेश्चन था? क्वेश्चन नंबर 25। तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे 25 नंबर का। सतत विकास शब्द किस वर्ष अस्तित्व में आया था? तो 1980 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र आयोग किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ऑप्शन डी आपका 1992 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सतत विकास SDG के लिए कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, 17। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया था? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, 7 अक्टूबर 2003 को। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ओजोन गैस की परत हमारी रक्षा करती है कैसे? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका सूर्य की पराबैंगनी किरणों से। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, वाहनों से निकलने वाले धुएं में सबसे घातक गैस कौन सी होती है? तो ऑप्शन डी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, हैजा, आंत्रशोथ, पीलिया आदि रोग कौन से प्रदूषण से होते हैं? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, जल प्रदूषण से। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, इकोलॉजी शब्द निम्न में से कौन सी भाषा से है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, यूनानी भाषा से। आपके पास ऑप्शन में ग्रीक लिख के भी आ सकता है, तो आप उसे टिक कर देंगे। ग्रीक और यूनानी एक ही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पर्यावरण शिक्षा को कब से महत्व दिया गया है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, 1986। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सुंदरलाल बहुगुणा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण जीव मंडल जिसने चारों ओर से घेर रखा है उसे क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, वायुमंडल। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, एक रेखीय प्रवाह। आपके पास ऑप्शन में एक दिशा भी लिख के आ सकता है, तो आप कंफ्यूज मत होना, आप दोनों टिक कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर विशेष ध्यान दीजिए। अब आप एक बार देख लीजिए कि पारिस्थितिकी तंत्र में एक रेखीय प्रवाह होता क्या है, तो आप इसको समझिए। पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा हमेशा एक दिशा में बहती है। सबसे पहले स्टार्ट होती है आपकी सूर्य से, सूर्य के बाद ये जाती है आपकी पेड़ पौधों में।
आप क्या जाते हैं, पेड़ पौधे, जिन्हें क्या कहते हैं, उत्पादक। फिर आपका पेड़ पौधे उत्पादक से किस में जाती है, उपभोक्ता में, यानी कि हम लोग आ गए, मानव हो गए, आपके आपके जानवर हो गए, यानी कि जीव जंतु, यानी कि शाकाहारी मांसाहारी में। सबसे पहले शुरू हुई सूर्य से, फिर गई पेड़ में, फिर गई मानव, यानी कि जीव जंतु जो होते हैं आपके शाकाहारी मांसाहारी। लेकिन अगर ये मानव और जीव जंतु से वापस सूर्य में चली जाती तो ये आपका प्रवाह कैसा कहलाता, चक्रीय भ्रमण। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाता। लेकिन मानव से आपकी ऊर्जा निकल के सूर्य में वापस नहीं जाती, ये सिर्फ एक दिशा में बहती है, सूर्य से पेड़ में, पेड़ पौधों से आपका शाकाहारी मांसाहारी जीव जंतुओं में। इसलिए इस प्रवाह को क्या कहा जाता है, आपका एक रेखीय प्रवाह। इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट। मुझे उम्मीद है कि अब आपको ये आंसर अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जैव भू रासायनिक चक्र में खनिजों का भ्रमण कैसा होता है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, चक्रीय। जो आपका जैव भू रासायनिक चक्र है, इसमें आपका चक्रीय प्रवाह होता है, लेकिन आपका पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है, एक रेखीय प्रवाह। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र में सबसे महत्वपूर्ण क्या है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका उत्पादक होते हैं। आपके पारिस्थितिकी तंत्र में आता क्या क्या, अभी मैंने आपको ऊपर बताया था। आपका सबसे पहले होता है सूर्य, सूर्य के बाद आपके आते हैं उत्पादक, और उत्पादक के बाद आपके आते हैं उपभोक्ता। उपभोक्ता में कौन कौन आता है, आपके शाकाहारी मांसाहारी सब आते हैं, यानी कि जीव जंतु मानव सब आपके उपभोक्ता में आते हैं। तो मेन आपका उत्पादक हुए, क्योंकि अगर आपके पेड़ पौधे नहीं होंगे तो उपभोक्ता में ऊर्जा आएगी कैसे, इसलिए मेन क्या है आपका उपभोक्ता। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सही खाद्य श्रृंखला कौन सी है। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि आपको सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, कीट को आपके मेढक खाते हैं, फिर मेढक को आपका सांप खाता है। अब आप बाकी के ऑप्शन एक बार चेक कर लीजिए। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, कीट को जबरा खाता है, कभी नहीं भाई, और जबरा को मगरमच्छ खा जाता है, ये आपका गलत है। फिर आपका ऑप्शन सी क्या है, कीट को आपका शेर खाता है, फिर शेर को शैवाल खा जाता है, ये भी गलत है। कीट को आपका बकरी खाती है, भाई बकरी आपकी जो प्योर आपकी शाकाहारी होती है, वो मांस नहीं खाती, तो कीट आपकी बकरी नहीं खाती, इसलिए आपका ये भी गलत है। राइट आंसर क्या है आपका ऑप्शन बी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जलीय पारिस्थितिकी तंत्र यानी कि तालाब के जैव भार का पिरामिड कैसा होता है। तो ऑप्शन बी आपका उल्टा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मानवीय मूल्य आवश्यक है क्यों। ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, स्वयं के साथ सद्भाव में रहने के लिए। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, शरीर की आवश्यकताएं अस्थायी होती हैं जबकि स्वयं की आवश्यकताएं कैसी होती हैं। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, सतत। आपको सतत के अलावा भी एक ऑप्शन दे सकता है, निरंतर। तो आप ये दोनों टिक कर सकते हैं। अगर आपके पास सतत आए तो आप वो टिक करेंगे, निरंतर आ जाए तो आप वो टिक करेंगे। कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए इस क्वेश्चन को आप रट के जाइए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादा इसको समझने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप इतना याद रखिए कि अगर आपसे शरीर की आवश्यकता पूछता है तो आप अस्थायी टिक करेंगे, और स्वयं की पूछता है तो आप सतत या निरंतर टिक करके आएंगे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, जब हम बड़े क्रम में भाग लेते हैं तो विभिन्न स्तरों पे ये भागीदारी हमारे मूल्य के रूप में जानी जाती है। मूल्य किसका परिणाम है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, बोध और समझ का। ये क्वेश्चन मैंने आपको सबसे पहला नंबर का जो क्वेश्चन था हमारा फर्स्ट नंबर का, उसमें मैंने आपको कराया था कि बोध और समझ का परिणाम क्या है। तो आपने बताया था मूल्य। आपको याद होगा पहले नंबर का क्वेश्चन है, यहाँ पे पूछ दिया आपसे मूल्य किसका परिणाम है, तो आप कहेंगे बोध और समझ का। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के लिए क्या आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं। ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि मानव के लिए क्या जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ है, यानी कि वो पूर्ण नहीं है लेकिन जरूरी है। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, भौतिक सुविधा। भौतिक सुविधा को मानव की जरूरत होती है, बिल्कुल सही बात है, आवश्यक चीज़ है। लेकिन अब ऐसा भी नहीं कि भौतिक सुविधा ही सब कुछ है। भौतिक सुविधा में आपका क्या आता है, अच्छा घर, आपकी एसी हो, आपका कूलर हो, फ्रिज हो, ये सब आपकी भौतिक सुविधा में आते हैं कि आप अच्छे कपड़े पहने। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि अगर आपके पास ये सब कुछ नहीं है तो आप मर जाएंगे। इसलिए आपका भौतिक सुविधा आवश्यक है लेकिन पूर्ण नहीं है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, भारत में जैविक खेती का राष्ट्रीय केंद्र कहाँ है। तो ऑप्शन फर्स्ट आपका गाजियाबाद। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। तो ऑप्शन बी आपका MS स्वामीनाथन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, विधायी कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR वाला दुनिया का एकमात्र देश कौन सा है। तो ऑप्शन बी आपका भारत। इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कैरोल मॉडल के अनुसार कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व के 4 स्तर कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, परोपकारी, आर्थिक, कानूनी और नैतिक। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सतत विकास के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रबंधित किया जाता है। तो ऑप्शन डी आपका संसाधनों को। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का प्रयोग किसमें किया जाता है। तो इसका राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी एकदम सही है, रेफ्रिजरेटर में भी, एयर कंडीशनर में और इत्र में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है,
किसने सर्वप्रथम इकोसिस्टम शब्द का प्रयोग किया है? तो ऑप्शन बी आपका एकदम सही है, एजी टेंसले ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, टेंसले याद रखिएगा, एजी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सीएनजी एक है, ऑप्शन बी आपका स्वच्छ ईंधन। सीएनजी क्या है? स्वच्छ ईंधन। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, आर्द्रभूमि में पानी हो सकता है कैसा? ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी, ताजा भी और नूखरा भी और स्थिर भी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पानी के प्रदूषण के लिए जिम्मेदार है क्या? ऑप्शन डी आपका तेल रिफाइनरीज, कागज कारखाने और चीनी मिल, उपरोक्त सभी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सार्वभौमिक मानव व्यवस्था के लिए इच्छुक व्यक्तिगत लोग कौन होते हैं? तो ऑप्शन बी आपका सामाजिक व पारिस्थितिकी रूप से अधिक जिम्मेदार। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ऑपरेशन गुरिल्ला ग्रीन आंदोलन निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका मध्य प्रदेश। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, साझा मानव मूल्यों और सामाजिक संबंधों से क्या उत्पन्न होता है? तो ऑप्शन डी आपका उपरोक्त सभी, भक्ति, विश्वसनीयता और ईमानदारी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा संबंधित है किससे? तो ऑप्शन बी आपका संसाधनों के संरक्षण से। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सतत विकास की अवधारणा संबंधित है किससे? तो ऑप्शन डी आपका अंतरपीढ़ी हिस्सेदारी से। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि नवयुवकों को नौकरी मांगने के स्थान पर नौकरी उत्पन्न करने वाला बनना चाहिए? तो ऑप्शन बी आपका एपीजे अब्दुल कलाम। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, किसने कहा है कि मूल्य वे आदर्श, विश्वास और मानक है जिन्हें समाज अथवा समाज के अधिकांश सदस्य ग्रहण किए होते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका, ये किसने कहा है? ऑप्शन फर्स्ट आपका जॉन जे कॉने ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रभावी निर्णय लेने के लिए कौन सा गुण आवश्यक है? तो ऑप्शन बी आपका स्पष्ट संचार। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मानवीय मूल्यों की विशेषता क्या है? ऑप्शन डी आपका ये सभी, मूल्यों का विकास, आत्मसंतुष्टि और समाज की पहचान। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मानवीय मूल्य का प्रकार क्या है? अहिंसा, सत्य, प्रेम। ऑप्शन डी आपका ये सभी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मूल्य शब्द अंग्रेजी के किस शब्द से बना है? तो ऑप्शन सी आपका वैल्यू। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका वलेरे से, याद रखिएगा स्पेलिंग को। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, वैल्यू शब्द की उत्पत्ति किस भाषा में हुई है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, लैटिन भाषा से। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, किसने शिक्षा के अध्यात्मवादी दृष्टिकोण को धारण किया है? तो ऑप्शन सी आपका ए और बी दोनों, महात्मा गांधी ने भी और स्वामी विवेकानंद ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, ट्रस्टीशिप का जो सिद्धांत है उसमें क्या क्या आता है? ऑप्शन फर्स्ट आपका हृदय का परिवर्तन, ऑप्शन सेकंड आपका मनुष्य गरिमा तथा दान, ऑप्शन थर्ड आपका पारस्परिकता तथा भलाई। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी ये सभी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, अबुल पाकिर जैनुल अबादीन अब्दुल कलाम। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, प्रबंधन में गांधीवादी दृष्टिकोण की निम्न में से अवधारणा क्या है? ऑप्शन डी आपका एकदम सही है, सत्य की अवधारणा, अहिंसा की अवधारणा और ट्रस्टीशिप की अवधारणा। ये तीनों एकदम सही है, ऑप्शन डी एकदम सही। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, विंग्स ऑफ फायर किसने लिखी है? तो ऑप्शन सी आपका डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, भ्रष्टाचार का कारण क्या है? तो लोकतंत्र की प्रणाली एकदम सही, आर्थिक असुरक्षा यानी कि ज़्यादा पैसे कमाने की चाह कि मेरे पास कम पैसे हैं, ऑप्शन बी भी आपका एकदम सही है, और आयकर की उच्च दर एकदम सही है, इसलिए राइट आंसर क्या है आपका? ऑप्शन डी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, रिश्वतखोरी से निपटने का उपाय क्या है? उचित परिश्रम, अनुपालन की संस्कृति, संचार तथा प्रशिक्षण। ऑप्शन डी एकदम सही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सार्वजनिक अधिकारियों द्वारा प्रायः व्यक्तिगत लाभ हेतु धोखे अथवा आपराधिक गतिविधि को क्या कहा जाता है? ऑप्शन डी आपका भ्रष्टाचार। दोस्तों जनरली अगर किसी क्वेश्चन में आपके पास ऑप्शन डी में ये सभी है, अगर आपको वो क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो आप ये सभी ही टिक करके आइएगा, 99% वो आपका सही होता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सोशल मीडिया तथा इंटरनेट का नकारात्मक प्रभाव क्या है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका एकदम सही है, इसे तथ्यों को तोड़ने मरोड़ने तथा लोगों को आहत करने के लिए बहुत प्रयोग किया जाता है। ये आपका सोशल मीडिया और इंटरनेट का नकारात्मक प्रभाव है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका प्राकृतिक संसाधन है? तो ऑप्शन सी आपका जल। बाकी कार, बस, ये सब आपके प्राकृतिक संसाधन नहीं है। प्राकृतिक संसाधन वो होते हैं जो हमें प्रकृति पहले से देती है, तो ऑप्शन सी आपका जल एकदम सही है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, यदि हम अपघटक को पूरी तरह से एक पारिस्थितिकी तंत्र से हटा दें तो किस वजह से इसके कामकाज पे विपरीत असर पड़ेगा? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका खनिज गति आपकी अवरुद्ध हो जाएगी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है,
भौगोलिक क्षेत्र की जैव विविधता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खतरा हो सकता है? तो इसका राइट आंसर है आपका उपरोक्त सभी। ग्लोबल वार्मिंग, निवास स्थान का विखंडन, विदेश प्रजातियों का आक्रमण, ये तीनों एकदम सही है, इसलिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है कौन संज्ञान में लेता है कि क्या सही है और क्या गलत। तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, नैतिकता। अगर व्यक्ति के पास नैतिक मूल्य है तो उसे सही गलत की परख होती है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, कर्मचारियों की उनके संगठन के प्रति वफादारी से क्या संबंधित है? तो ऑप्शन सी आपका कारपोरेट संस्कृति। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पंथ निरपेक्षता का अर्थ बताइए। तो पंथ निरपेक्षता का मतलब होता है सभी धर्मों, सभी संस्कृतियों का प्रॉपर सम्मान करना, भेदभाव नहीं करना कि तुम इस धर्म के हो, तुम इस धर्म के हो, सभी लोगों का प्रॉपर आप सम्मान करें, ये आपका पंथ निरपेक्षता है। और इसका मतलब होता है मूल्य, तथ्य और विज्ञान पे आधारित होना। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी के अध्ययन किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, जीवित और गैर जीवित घटकों के बीच पारस्परिक संबंध से। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सह अस्तित्व का अर्थ क्या है? ऑप्शन फर्स्ट आपका साथ में रहना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, बहुत से मानव मूल्य अच्छे और सही किसके द्वारा प्रतीत होते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी, सकारात्मक भावनाएं, आंतरिक प्रसन्नता और प्राकृतिक स्वीकार्य। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, पेशेवर नैतिकता में क्षमता का अर्थ क्या होता है? ऑप्शन डी आपका बी और सी दोनों सही है, यानी कि सार्वभौमिक मानव व्यवस्था को बढ़ावा देना और लाभ कमाने की क्षमता। ऑप्शन बी और सी दोनों सही है, इसलिए डी आप टिक करेंगे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्न में से क्या किसी व्यक्ति की सूचना से सुरक्षा से संबंधित है जिसे किसी भी कंप्यूटर अथवा व्यक्तिगत डिवाइस पर इंटरनेट का प्रयोग करते समय लागू किया जाता है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, डिजिटल गोपनीयता। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, साइबर खतरे का प्रकार क्या है? ऑप्शन डी आपका ये सभी, वेब हाईजैकिंग, सर्विस अटैक और फिशिंग। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, इंटरनेट पर वस्तुएं खरीदने व बेचने को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, ई कॉमर्स। ये गलत टाइप हो गया, यहाँ पे ए आंसर होगा, ई कॉमर्स कहते हैं। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, रिश्वत अधिनियम 2010 के तहत निम्न में से कौन सा अपराध शामिल है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। एक विदेशी अधिकारी द्वारा रिश्वत लेना बिल्कुल सही है। ऑप्शन बी आपका रिश्वत अथवा प्रस्ताव देना, ये भी सही है। ऑप्शन सी रिश्वत मांगना अथवा स्वीकार करना, राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, रिश्वत अधिनियम 2010 में कितने अपराध शामिल हैं? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन फर्स्ट, 4। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, रिश्वत अधिनियम 2010 कब पारित हुआ था? तो ऑप्शन बी आपका जुलाई 2011 में। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन सा एक सतत विकास लक्ष्य नहीं है जिसे सन 2030 तक पाने का लक्ष्य रखा गया है? तो ऑप्शन बी आपका अंतरिक्ष अनुसंधान, ये आपका सतत लक्ष्य में नहीं आता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, नदी की सफाई के लक्ष्य को पाने के मिशन के रूप में मई 2015 में कितने बजट परिव्यय के साथ नमामि गंगे योजना शुरू करी गई है? तो ऑप्शन सी आपका 20,000 करोड़ के साथ। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, आचार नीति कौन सा विज्ञान है? इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, मानव विज्ञान। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, नैतिकता शब्द ग्रीक भाषा के किस शब्द से लिया गया है? तो ऑप्शन डी आपका इथोस से। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, आचार नीति किसके सही अथवा गलत होने का निर्धारण करती है? तो ऑप्शन बी आपका मानवीय क्रियाओं के। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, मूल्यों, नीतियों व चरित्र की दृष्टि से मानव आचरण की निश्चितता को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन सी आपका आचार नीति। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन डी आपका बिना किसी एक धर्म का पक्ष लिए सभी धर्मों का सम्मान करना। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, धर्मनिरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? तो ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, एक धार्मिक समुदाय दूसरे पर प्रभावी नहीं होते हैं। ऑप्शन सी आपका एकदम सही है, यानी सभी धर्म इसमें एक समान रहते हैं, सभी एक दूसरे का सम्मान करते हैं, ये आपका धर्मनिरपेक्षता है। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, सामाजिक उत्तरदायित्व का कौन सा आयाम एक व्यवसाय के समय धन व अन्य संसाधनों के सामाजिक योगदान को प्रकट करता है? तो ऑप्शन फर्स्ट आपका परोपकारी। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, CSR संगठनों को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पाने हेतु कौन सी चीज प्रस्ताव प्रदान करती है? तो ऑप्शन सी आपका मूल्य। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, CSR क्षेत्र किसके साथ निकटता से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, सतत विकास। CSR किसके साथ है? सतत विकास के साथ। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है, CSR का अर्थ क्या है? तो ऑप्शन सी आपका निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व।
आपके पास ऑप्शन में ये भी लिख के आ सकता है एक स्वविनियमित व्यवसाय मॉडल, तो आप दोनों टिक कर देंगे। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है CSR के चरण कितने हैं, तो ऑप्शन सी आपका 4। फिर आपका इसमें अगला क्वेश्चन है निगमित शासन की विशेषता क्या है, ऑप्शन फर्स्ट बैठक सामाजिक दायित्व, सेकंड शेयर धारकों की ओर, थर्ड पारदर्शिता। तो ये तीनों इसकी विशेषताएं हैं, इसलिए राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी ये सभी।